नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बजट 2019-20 की। बजट से क्या उम्मीदें। सबसे बड़ा सेगमेंट अगर हम देखें, ग्रामीण भारत से लेकर जीडीपी में एक बड़ा सहयोग रहता है मजदूर, किसान, इस वर्ग का। आज हम उसी तबके को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम जो जिक्र करेंगे, पहले कहा तो यह जाता था कि पर्यावरण में बजट में क्या होना चाहिए, लेकिन आज पर्यावरण बड़ी जरूरत है बजट में। और जिस तरह के भयावह हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें लगता है कि इसके संरक्षण के लिए बजट मुकर्रर करना चाहिए। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नदियां सूख रही हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रूल्स के जरिए बने हुए हैं नियम कायदे सब, अब इस ओर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है उससे निपटने के लिए शायद बजट पे गौर किया जाएगा। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसानों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसान समन्वय समिति जो देश में बनी हुई है, रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं, फूलचंद जी हमारे साथ में हैं, धर्मवीर जी चंदेल जो किसानों की बारीकी से आवाज उठाते हैं वो हमारे साथ हैं, महावीर शास्त्री जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कुछ और प्रबुद्ध लोग जो किसान वर्ग से अपना ताल्लुक रखते हैं, मजदूर वर्ग के बारे में जानते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले रामपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बजट में देखिए हम उम्मीद कर सकते हैं, यूं देखें तो बजट छप के तैयार है, केवल बस अब 5 तारीख को उसे डिस्क्लोज करना है, यानी कि पेश करना है। लेकिन फिर भी उम्मीदें होती हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं इस बजट में अब की बार? योगेंद्र जी, सही बात है कि बजट का पिटारा तो तैयार है, उसका खुलना बाकी है। तो हम खुलने में ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार को चुनने में हिंदुस्तान के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे देश ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने मांगा तो शुरू में 60 महीने था, लेकिन 60 महीने की वजह 120 महीने दे दिए। जनता इन पर खुश है। अब जनता की खुशी को बरकरार रखना यह हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है। और अभी ये टेन्योर पूरा हुआ, उसके पहले जो इन्होंने एक योजना बनाई, मैं सोचता हूं यदि उस बजट में उस योजना को ये ठीक कर दे तो भी काफी अच्छा काम हो जाएगा। नाम तो उस योजना का ऐसा है कि किसानों को और बाकी सब लोगों को सुनते ही लगेगा क्या गजब काम किया है किसानों के लिए। किसानों के लिए तो उन्होंने भंडार खोल दिया और किया है उसका उल्टा। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण योजना। तो नाम कितना बढ़िया कि आय संरक्षण की जा रही है अन्नदाता की, और उसी अन्नदाता आय संरक्षण योजना में किसानों की जेब पर कैंची चला दी। और यह भी सितंबर 2018 में, उसको उपरांत भी किसानों ने इनको पसंद किया, तो उसमें जो इन्होंने कैंची चलाई उस कैंची को भी वापस ले ले तो भी अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए उस कैंची में उन्होंने किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य जो खरीद है, तो वो खरीद में इन्होंने काम किया, केवल कुल उत्पादन का 25% उपज ही खरीदी जाएगी। दूसरा काम किया, एक दिन में एक किसान से अधिकतम 25 कुंटल उपज खरीदी जाएगी। तीसरा काम किया, एक वर्ष में अधिकतम 90 दिन ही खरीद की जाएगी। जी, लेकिन रामपाल जी यहां सवाल यह है कि अभी भी, क्योंकि एक जो प्रचंड बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी जी को, एक उम्मीदों का सैलाब है, ये लोग भरोसा करके उम्मीदें भी पाल बैठे हैं। यहां सवाल यह है कि पहले की जो चीजें हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि काश इन योजनाओं की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पर ध्यान दें, या बजट अगर इनका बढ़ा दिया जाए, या एमएसपी में कोई लिमिट है उसे खोल दिया जाए। कुछ ऐसी चीजों की उम्मीद करते हैं ताकि किसान की स्थिति, उसे पेंशन की जरूरत नहीं है, उसे सम्मान निधि की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो कि उसकी डिमांड्स पूरी हो सके। क्योंकि देखिए चारों तरफ कहा तो यह जा रहा है कि किसान की स्थिति बदल रही है, उसे स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं चल रही, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कल भी एक किसान ने सुसाइड हमारे राजस्थान में किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी गवर्नमेंट के, लेकिन यहां हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हें दुरुस्त करके या इनका बजट बढ़ा के
कैसे कोई योजनाएं हैं ऐसे जिनको लेकर के हम उम्मीद करें कि हाँ इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, इसका दायरा बढ़ा देना चाहिए, इसका बजट बढ़ा देना चाहिए? योगेंद्र जी, ये ठीक बात कही आपने कि लोगों ने उम्मीद पार रखी है बहुमत देकर, लेकिन चलो उन उम्मीदों की बात छोड़ भी दें तो भी यदि न्याय के आधार पर तोले तो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश का बजट होना चाहिए किसान केंद्रित। तो उसके केंद्र बिंदु में यदि किसान को रखकर बजट बनाया गया तब तो पूरे देश में खुशहाली आएगी। और यह बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो पहले वित्त मंत्री रह चुके अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा था जब 7वां वेतन आयोग आया था तब तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि हमने 7वां वेतन आयोग इसलिए लाया गया हमारे द्वारा कि इससे कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो पूर्ति के लिए नए नए उद्योग धंधे तैयार होंगे और उसके कारण से खुशहाली आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी है पूरे देश का, ये तो 5% भी नहीं है, 5% से कम है, और किसान है आज की तारीख में 75%। तो यदि 75% की जेब में पैसा आ जाए तो बाजार में कितनी मांग बढ़ जाएगी, कितना पैसा आ जाएगा, और मांग बढ़ेगी तो कितने नए नए धंधे शुरू होंगे। और इसके लिए मैं तो यह भी कहना चाहूंगा इस बजट में इसको दृष्टिगत रखते हुए दूसरी दृष्टि यदि सरकार रखे तो हर गांव को बना दे औद्योगिक केंद्र। अभी तो उन्होंने शहरों के आसपास बना दिया औद्योगिक केंद्र, जिससे गांव का मोची बेरोजगार हो गया, उसका काम छीनकर सरकारों ने बाटा को दे दिया। गांव का लुहार सड़क पे आ गया, उसका काम छीनकर सरकार ने टाटा को दे दिया। तो टाटा और बाटा की बजाय सरकार ध्यान दे ले गांव के लुहार और मोची पर। यदि उन पर ध्यान आ गया तो जो आज गांव में बेरोजगारी का विकराल रूप दिख रहा है, जो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की तरफ बढ़ी है, इसकी ओर सरकार ध्यान दे। हमारे युवा का कहना है कि बजट किसान, ग्रामीण, मजदूर इनको केंद्रित रख करके करे आएगा तो लगता है कि खुशहाली आ सकती है। एक बहुत बड़ा तबका नहीं, पूरे देश में ही खुशी हो सकती है, आपका ये कहना है। मैं लौटूंगा आपके पास में, धर्मवीर जी चंदेल हमारे साथ में। धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ योजनाएं जो ऑलरेडी सरकार की चल रही हैं, कुछ स्थितियां बदलने के लिए जो योजनाएं आई थी, अब वास्तव में क्या उन योजनाओं की स्थिति के बदलने के लिए कुछ बजट में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हां इनमें पैसा आना चाहिए, इससे स्थितियां सुधर सकती हैं? आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया है कि जो हम खरीफ में एमएसपी होगी उसमें धान में 85 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया है। इसी तरह जो 13 खाद्यान्न पदार्थ है जो खरीफ में पैदा होता है, सबका एमएसपी बढ़ाया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर सरकार एमएसपी बढ़ाती है, लेकिन क्या उसके अनुपात में किसान की फसल आप खरीद पाते हैं? क्या जब आप खरीद नहीं पाते हैं तो क्यों आप महज घोषणाएं करते हैं? जब किसान की फसल तैयार होती है तो क्या उस निर्धारित समयावधि में आपकी खरीद शुरू हो जाती है? क्या यदि आप खरीद भी लेते हैं तो क्या निर्धारित समयावधि में किसान को उसका भुगतान हो जाता है? क्या ये एक ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो कई दशकों से निरंतर मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन इस पर किसी भी सरकार का फोकस नहीं है। कि आप एक परंपरा बनी हुई है कि एमएसपी जारी पहले होती है, खरीद तब होती है जब किसान अपना उत्पाद, अधिकांश उत्पाद मंडी में औने पौने दामों पर बेच चुका होता है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही हम देखते हैं कि जो एमएसपी आपने निर्धारित की है, जबकि घोषणा ये की गई थी कि वो 1.5 गुना होनी चाहिए, आपने किस पद्धति से उस एमएसपी का निर्धारण किया है, ये भी बहुत सवालिया घेरे में है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एमएसपी का जो बिंदु आपने उठाया है, जो रेट आपने तय किया है, उस रेट का निर्धारण कैसे कर लिया? क्योंकि आप आम उपभोक्ता के पास नहीं गए, आप किसान के पास नहीं गए, आप मंडी में नहीं गए। तो ऐसे में यह हमें तय करना होगा कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप किसान में और सरकार के मध्य बना हुआ है, ये दूर होना चाहिए। साथ में एक बात और मैं कहूंगा कि बड़े लंबे समय से एक मांग की जा रही है कि इस देश में पहले 2 प्रकार के बजट पेश होते थे। एक आम बजट होता था, एक रेलवे बजट होता था। हालांकि पिछली मोदी सरकार ने जो रेलवे बजट है उसको माइनस करते हुए उसको आम बजट में समाहित किया है। लेकिन आज इस बात की दरकार है कि इस देश में कृषि बजट अलग से पेश होना चाहिए।
कृषि बजट जब तक पेश नहीं होगा, जब तक इस देश के किसानों की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। यदि आप कृषि बजट पेश नहीं कर पाते हैं, आपकी मजबूरियां हैं, तो उसमें किसानों को आप वो हिस्सा तो दीजिए जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि देश की आत्मा गांव में बसती है। बहुत अधिक संख्या में लोग खेती व किसानी करते हैं। यदि इस देश की तकदीर को आपको सुधारना है, यदि इस देश में खुशहाली का मंजर आपको देखना है, तो किसान को मजबूत करना होगा। क्योंकि इस देश का आज भी बहुसंख्यक तबका किसान है, वो खेती करता है। क्योंकि हम कुछ लोगों से तो जो समाज का औद्योगिक घराना है, वो बहुत कम संख्या में लोग होते हैं। उनसे तो प्रधानमंत्री भी मिलते हैं, देश के वित्त मंत्री भी मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है। धर्मेंद्र जी, आप सही दिशा में जा रहे हैं और सही कह रहे हैं। हमने एक पढ़े लिखे किसान, उनके पुत्र, उनसे बात की हमने अभी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पे। तो हमने पूछा कि देश की आत्मा गांव में बसती है, किसान में बसती है, मजदूर में बसती है। इस बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि साहब देश की आत्मा तो गांव, मजदूर, किसान में बसती है, बिल्कुल सही है, वर्षों से सुनते आ रहे हैं और बसती भी होगी, महसूस नहीं हो रहा। लेकिन चुनी हुई सरकारों की आत्मा तो पूंजीपतियों में ही बसती है। उनका बड़ा एक सटीक सा एक बयान उन्होंने जो दिया, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अब तक हम देखते हैं 1952 से लेकर अब तक, उसमें हमें यही दिखाई पड़ता है कि किसान वंचित है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है, वो विपत्ति का मारा है। यदि कभी उसकी स्थिति इस कदर बदहाल है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, और वो हमेशा मजबूरियों के कारण हमेशा पिसता चला जाता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। उस अन्नदाता की आलम यह है कि उसके खेत में यदि अधिक उत्पाद हो जाता है तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें जमीन पर आ जाती है, और यदि कम उत्पाद होता है तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो हमें रुककर ठहर कर सोचना होगा कि आखिर किसान को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत से होकर निकलता है, लेकिन हम आज कितना किसान को मजबूत कर पाए, उसको कितना एम्पावर कर पाए, आज हम कितना नई प्रकार से खेती कर पाए, क्योंकि हम आज 21वीं सदी के पूर्वाध में जीवन गुजार रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। जहां पहले गांव हमें गोबर के ढेर लगते थे, एक बड़े नेता ने कहा है कि गांव मुझे गोबर के ढेर नजर आते हैं, लेकिन आज उन गांवों का भी कायाकल्प हुआ है। हर वस्तु, लेकिन उस रेशे में किसान मजदूर का नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। किसान की स्थिति आज भी वो बदहाल है। बिल्कुल, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि गांव में सिर्फ उसी परिवार में खुशहाली के चिराग जले हैं जिन घरों के बच्चे सरकारी सेवा में हैं या बाहर निकल गए, वो या बाहर निकल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि हमने इस पर फोकस नहीं किया तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की बड़ी बदहाल स्थिति होगी। खेती व किसानी, मैं आऊंगा आपके पास वापस। विचार किया जाना चाहिए। फूलचंद जी के पास में जाना चाहूंगा। फूलचंद जी, अभी इंटरिम बजट आया था, अंतरिम बजट जो आया था, उसमें किसानों के लिए पेंशन योजना के बाद भी उसमें जिक्र है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी उसमें जिक्र था। कुछ ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें थी उन्हें वापस से शामिल किया जाना चाहिए, या फिर ये मान के चले कि हाँ, किसान वर्षों से इन चीजों से वंचित है, सरकार का ध्यान बजट में इस ओर जरूर जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर को सेगमेंट है उसमें बजट मुकर्रर किया जाना चाहिए, उसे अगर है ऑलरेडी तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ख्याल है आपकी बार आपका? सम्मान निधि में पहले अंतरिम बजट में यह कहा गया था कि लघु किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। सरकार गठन होने के बाद उसमें सब किसानों को शामिल कर लिया गया। अब भी पेंशन योजना जो गरीब दुकानदारों की और किसानों की जहां तक बात करते हैं अपन, उसमें इन्होंने लागू किए 18 साल से 40 साल तक के जो भी उम्र के व्यापारी और किसान हैं उनके इतने इतने पैसे कटेंगे, और उसके बाद 60 साल पूरे होने के बाद उनको 3000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। अब मैं इस चीज पे समझ नहीं पा रहा कि जो 40 साल का किसान और 60 साल तक का जो किसान गैप है उसको ये सरकार पेंशन कैसे देने जा रही है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि उस उम्र के 20 साल का जो गैप है उसको पेंशन इस बजट में वो देने का प्रावधान करे, क्योंकि उसको काटने का प्रावधान तो कहीं इन्होंने हमें बताया नहीं। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था कि आत्मा बसती है, पर इस आत्मा को मारने का सबसे बड़ा काम इस व्यवस्था ने किया है। क्यों किया है कि एक गांव में रहने वाला अपनी बात को खुल के कह सकता है, क्योंकि अपन ने आजादी के टाइम में जो आजादी की चिंगारी जहां से निकली वो गांव और खेत से निकली। उस चीज को इन लोगों ने समझ लिया कि उसको जितना कमजोर रखेंगे, उसको जितना कमजोर रखेंगे, जितना ही आराम से हम राज करेंगे, और 5 साल में कुछ ऐसी चीजें देंगे उनको भावनाओं में भड़का के अपन राज में आ जाएंगे। अब देखो, दुर्भाग्य की बात यह है
कि जो हुनर पैदा करके, हुनर के साथ जिन परिवारों में पैदा हुए, औद्योगिक घरानों में जो पैदा हुए, उनको उद्योग का पहले से हुनर प्राप्त है। जैसे मेरे एक सैन भाई को एयर कटिंग का बहुत अच्छा अनुभव है, वो कहीं भी अपनी दुकान लगा के अपनी रेट लागू करता है। कारपोरेट एक खाती अपनी दुकान जहां भी लगाता है वो अपनी रेट तय करता है। मेरा किसान दुर्भाग्य से उस चीज को, बीज को डाल के उम्मीद पे जिंदा रहता है। वो बीज जब पैदा होता है उसका मोल मेरी सरकार निर्धारित करती है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा किसान पे आधारित वो कौमें थी जो आज अपने आप में संपन्न हैं, ताकतवर हैं, वो एक टाइम में मेरे किसान पे ही डिपेंड करती थी। आज दुर्भाग्य से मेरा किसान वो बिल्कुल जमीन पे पड़ा है और उस पे आधारित लोग बहुत आगे थे। तो मैं तो उम्मीद करता हूं मोदी जी से कि मेरा किसान इन 5 साल में इनकम टैक्स दारी बनने जा रहा है क्या, यही मैं उम्मीद करता हूं। नहीं तो मुझे स्वाभिमान निधि चाहिए। इनकम टैक्स का तो स्लैब होना चाहिए, नहीं तो मोदी जी तो कह देंगे कि 3000 रुपए आई है मासिक, इनकम टैक्स लगा दीजिए। तो यही मैं चाहता हूं कि उनका जो मिशन है दायरे में तो किसी को लाया जा सकता है, लेकिन मैं उस दायरे में जब तक आ जाऊंगा उस रोज मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा किसान जो एक रोज इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स या टैक्स देता था, आज भी टैक्स हम सबसे ज्यादा देते हैं। वेट अगर कोई सबसे ज्यादा दे रहा है तो वो ग्रुप दे रहा है जो किसान है। आज मैं खात्मा में जो मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास में, वापस अभी आ रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ इस वक्त BL चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, और मैं जानना चाहता हूं कि बजट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो रूरल बेल्ट, खासकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस की जा सके, किसान के लिए की जा सके, मजदूर के लिए की जा सके, जो हम रोज देखते हैं कि हाँ ये अगर होगा तो इससे हालात सुधर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हालात की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं, ये सर्वविदित और छिपा हुआ नहीं है किसी से भी। जो स्थितियां हैं जिनको हम फेस करते हैं, आए दिन देखते हैं, इसमें कहीं झूठ नहीं है। सरकारों को भी दिखता होगा, लेकिन पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत उसके अंदर किसी पुस्तक में कि जब सत्ता के सिंहासन में हम बैठ जाते हैं तो नशा इतना होता है कि हम आधे अंधे सिस्टम से ही हो जाते हैं हम। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता को दिखाई देती हो। नहीं, आप सरकार का पिछला बजट भी देख लीजिए, ये बजट भी आप देख लीजिए। दोनों बजट में किसानों के लिए कुछ खास रखा नहीं गया है। पिछले बजट में भी मोदी जी की घोषणाएं बहुत थी, लेकिन जब तक चुनाव हुए, जब तक वो इंप्लीमेंट हुई, माननीय सदस्य बैठे हैं, इनके नेतृत्व में एक बार ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी जयपुर से शाहपुरा तक, और स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए मोदी जी ने उनको आश्वासित भी किया था कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे हम, और किसानों की नीति के बारे में गौर करेंगे। लेकिन सरकार 5 साल चले गए, दोबारा सरकार आ गई, नया बजट आ गया, नए बजट में भी किसी नया उनका मैनिफेस्टो आ गया, उसमें भी किसी प्रकार का किसानों को खाली धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। किसानों की फसल वोट के रूप में काटी जाती है हमेशा, और काटी जाती रहेगी जहां तक किसानों में किसी प्रकार का ऐसा संगठन ना बने ताकि किसानों की बात ही सुनी जाए। यदि इस प्रकार सरकार की नीयत साफ है तो किसानों के लिए अलग बजट की घोषणा क्यों नहीं करते? अलग बजट की घोषणा करनी चाहिए, उसमें खाली सदस्य भी इस प्रकार से बनाए जाए। किसान आयोग भी जगह जगह बना रखे हैं, किसान आयोग नाम के रह गए। किसान आयोग में किसानों की मांगे कहां इंप्लीमेंट होती हैं या उनके बारे में कहां कोई बात होती है? कहीं नहीं होती। आप मजदूर से देख लीजिए, लोग कृषि प्रधान देश है भारत, 70% जनसंख्या खेतों पर आधारित है, लेकिन वो किसान गांव से आके शहर में 20 रुपए रोज के लिए रिक्शा चला रहा है। क्योंकि किसान की जितनी दयनीय स्थिति है, वो किसी भी वर्ग की दयनीय स्थिति इतनी बुरी नहीं है, आप किसी भी स्तर पर देखिए। लेकिन ये स्थिति सुधारने के लिए देखिए, बजट से हम सभी, हर वर्ग उम्मीद करता है। वो देश के उद्योगपति, चाहे मुकेश अंबानी हो, मेरे आपके जैसे लोग, और चाहे और भी नीचे पुअर कैटेगरी में जो लोग रहते हैं, सब एक उम्मीद करते हैं कि हाँ बजट में ये हमारे लिए होना चाहिए। महिलाएं हैं, वो देखती है अगर वो गृहिणी है तो किचन का बजट मेरा नहीं गड़बड़ाना चाहिए, सरकार कुछ ऐसी चीजों को शामिल करे या कम करे। हालांकि जीएसटी के बाद में बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं जाता है। तो ऐसे कुछ चीजों को मैं जानना चाहता हूं कि जो बजट में उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि हाँ वास्तव में सरकार कुछ कर रही है जिससे राहत मिलेगी। जैसे अभी एक ही लाइन में बताया रामपाल जी ने कि अगर बेस बजट का होगा किसान, गरीब, मजदूर, तो निश्चित रूप से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर वो केवल एक शैडो के रूप में हल्की सी छाया में दिखेगा तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो ऐसी कुछ चीजें मान के चलते हैं।
देखो योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बताया कि किसानों का बजट जब से अलग नहीं बनाया जाए, जब तक किसानों की मांगे ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है। किसानों की मांगों, किसान क्या कर सकता है? आप आज देख लीजिए, आज की डेट में किसान ने जितना फसल बो रखी है, टमाटर बो रखे हैं, 2 रुपए किलो मंडी में बेच के जाता है वो, और यहाँ आप 40 रुपए किलो उसको खरीद रहे हैं आप यहाँ। इसलिए छोटे ग्रामीण, बड़ा गैप है ये। 2 रुपए किलो वहां बेचता है और यहाँ 40 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं। इनको ये भी नहीं करना, ये करना चाहिए कि छोटे स्तर पे में मंडियां हो कि वो वहां की वहां कर लें। आदमी अपनी, जो भी किसान अपनी फसल कोल्ड स्टोरेज भी होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज भी बिल्कुल होने चाहिए। वर्षों से हम सुन रहे हैं, बजट में हर बार बात भी की जाती है कि स्थिति बनाने के लिए ये होगा, लेकिन ये बात सही है। हम लगातार ये बात कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, नियत में खोट बिल्कुल नहीं होता है। चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है उसकी। हर 5 साल बाद में एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन ना मॉनिटरिंग होती है, ना यह देखा जाता है कि जो हमने घोषणा की उसका इंप्लीमेंटेशन रेशो क्या है। नहीं, सरकार की यदि फसल मूल्य निर्धारित है तो क्यों नहीं किसान के खलियान से खरीद लिया जाए? किसान वहां से लेके आता है, मंडी तक लाता है, मंडी में बिचौलिया होता है, टैक्स होता है, किसान भूखे प्यासे 2 दिन तक बैठा रहता है, उसकी फसल खरीदी नहीं जाती है, बरसात आ जाती है, खराब हो जाती है। इसके अलावा उसका मुआवजा कहां होता है? फिर ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि में क्या होता है? सरकार ने आदेश कर दिया कि इनकी गिरदावरी कराई जाएगी। 1 महीने 2 महीने में गिरदावरी नहीं होती और तब तक उसके दूसरी फसल नहीं आती, उसका लागत का 100वां हिस्सा भी उसको कंपनसेशन के रूप में नहीं मिलता है। यह फैक्ट है। बहुत सारी टेक्निकल लिस्ट में मिस्टेक भी इतनी है कि आप उसका मुआवजा लेने में ही बड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत आती है। तो इकाई को जिस तरह से चली, अब तो एक गांव को मानने लग गए, पंचायत को मानने लगे, पहले तो पूरी तहसील को इकाई मानने लग गए थे। तो जिसने फसल डाली है उसको मुआवजा मिल रहा है, नहीं डाली उसको मुआवजा मिल रहा है। बड़ी विकट स्थिति। चलिए मैं संजय माधव जी के पास में जाना चाहूंगा। संजय जी, अपन काफी लंबे समय से किसानों की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब बजट का वक्त है। बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में मोदी जी को ध्यान देना चाहिए उस ओर, क्योंकि अब तक आजादी के बाद से अब तक की ये 17वीं लोकसभा का चुनाव था, इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं घूमा और ना ही किसी पार्टी ने अब तक अपने मैनिफेस्टो में चीजें शामिल करने के लिए जो दावा है, मैं दावे के हिसाब से कह रहा हूं आपको ये, कि इतने लाख लोगों से संपर्क करके उनके विचारों को जाना है। तो मुझे लगता है कि आज अगर पॉपुलेशन रेशो भी देखें तो ग्रामीण भारत के लोग ज्यादा हैं, गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हो, किसान मजदूर भी हैं, तो कोई तो उनको छूने की कोशिश की होगी। वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चे, उनके मित्र, किसी ने सुझाव भी दिए होंगे। तो स्थितियां बदल गई हैं। नया भारत की हम बात कर रहे हैं, तो नए भारत में नए किसान की डेफिनेशन भी आएगी कुछ? योगेंद्र जी, आपकी जो है आशा जो है, मेरी भी वही आशा है कि नए भारत के नए किसान की तस्वीर उभर कर के आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 5 साल में जो हमने शासन देखा, उससे पहले 5 साल में भी जो शासन देखा, 1991 के बाद से मैं बार बार आपके बातचीत में अपन इस बात को कहते रहे हैं। मुख्य बात ये नहीं है कि वो वहां मनमोहन सिंह जी बैठे हैं या मोदी जी बैठे हैं या नरसिम्हा राव बैठे हैं या कौन बैठे हैं। मुख्य बात यह है कि जो उस गद्दी पर बैठा है, तो सरकार और राज, उस सरकारी नीतियां क्या है किसानों को। हम आज किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था का जो है लगभग जो है, आज हम ये मान के चलते हैं, ग्रामीण भारत का लगभग 90% जो व्यक्ति है वो खेती पर निर्भर है। वो चाहे किसान है, चाहे खेत मजदूर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ग्रामीण भारत का 90% जनता खेती पर निर्भर है। और टोटल जो हिंदुस्तान के जो आबादी उसके लगभग 40% जो है आज भी खेती पर जो है निर्भर है। लेकिन जो भारत की राष्ट्रीय आय है, उस आय के अंदर सिर्फ 17% जो हिस्सा है खेती का आज रह गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी खेती की कृषि की उत्पादकता और किसान की स्थिति में क्या गिरावट पिछले लगातार, पहले कभी ज्यादा होता था। और इससे यह भी दर्शाता है कि हमारे किसान की हालत क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। अब घूमना, मन की बात करना, भाषण देना, या कोई ये पेंशन के रूप में या 2000 रुपए के रूप में कोई आपको ये इससे किसान की जिंदगी सुधरने वाला, किसान का एक, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो है 91 से पहले किसानों की आत्महत्याएं कभी सुनने में नहीं आती, लेकिन 1991 के बाद में 2012 तक के सरकारी आंकड़े हैं, 2,60,000 किसानों ने आत्महत्याएं की 2012। उसके बाद में और भी आंकड़े अभी सरकार दे नहीं रही है, लेकिन लगभग ये आंकड़े हैं कि लगभग आधा पौन घंटे के बीच में, हर आधा पौन घंटे के बीच में एक किसान आत्महत्या करता है।
ऐसा क्या बदल गया? ये ऐसा क्या बदलाव आ गया जो किसान कभी जिसने कभी आत्महत्या की नहीं वो अचानक आत्महत्या करने लग गया? ये बदलाव आया 1991 में जो नीतियां कृषि क्षेत्र में लागू करनी शुरू गई, उसे किसान नहीं समझ पाया। हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कहा। बिल्कुल, लेकिन अब हम उम्मीद क्या करते हैं, बजट में क्या उम्मीद करते हैं? ये तो चीजें हम हर बार डिस्कस करते हैं। मैं वो जानना चाहता हूं कि बजट में होना क्या चाहिए। बहुत अच्छे से आप लोग किसानों के लिए काम करते हैं, जो आज हमारे साथ में बैठे हैं किसान वर्ग से प्रबुद्ध लोग हैं आप लोग, आपसे समस्या छिपी हुई नहीं है। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूं कि सरकार चुनी हुई है, सरकार को मत अच्छा मिला है, बहुमत अच्छा है उसके पास में, अब तो कम से कम किसी प्रेशर की बात नहीं है, ये काम तो होने चाहिए। चाहे एमएसपी की बात हो, गन्ने किसानों की अपनी परेशानी है, नील की खेती के लोगों की अपनी परेशानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें वास्तव में बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे बेसिकली जो चीजें हैं हमारे किसान वर्ग की, वो स्टेट वाइज भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स। हमारे यहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां पे जो गेहूं होता है, चने, सरसों होती है, कुछ ऐसी चीजें हों जो चाहे पर्टिकुलर एरिया को बेस बना करके हो, जो अब तक नहीं हो पा रही हो, लेकिन किसान आज भी उम्मीद करता है कि अब तो ये होना चाहिए। तो किसान ये उम्मीद करता है। सबसे पहली बात तो मेरा जो समझ है कि एक तो जो कृषि के क्षेत्र में जो नीतियां में जो बदलाव, नीतियों को वापस जो है भारत के हित में, भारत के किसान के हित में, भारत के गांव के हित में नीतियों को बदलने की आवश्यकता है जी। अभी जो नीतियां हैं वो बेसिकली बड़े किसान, बड़े पूंजीपति और कारपोरेट घरानों के हित में नीतियां हैं। बीज निर्माता कंपनियां, खाद निर्माता कंपनियां, बिजली कंपनियां, उनके दबाव में सरकार काम कर रही है। सारी की सारी छूटें जो है अभी हम देख रहे हैं, लगभग 2008 में आर्थिक मंदी के बाद 1,86,000 पर साल का जो बेल आउट पैक अभी भी जारी, हर साल दे रही सरकार। और भी तमाम तरह की छूटें पूंजीपतियों को दिया है। हमारा ये मानना है कि उसको अभी सरकार को, जो देश का बड़ा हिस्सा आबादी का है, जो देश की खाद्य उत्पादकता को बनाने का काम जो करता है, जो जनता के लिए भोजन उत्पाद, किसान जो अन्नदाता है, उसके तरफ सरकार को अपने खजाने का मुंह मोड़ना चाहिए। पहली बात है कि कृषि के अंदर ऊपर जो लागत जो है, बजट का जो खर्चा है, वो लगातार कम होता जाए, उसको बढ़ाया जाए। दूसरी बात है कि जो कृषि विस्तार योजना हुआ करती थी कभी किसी जमाने में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खोली गई, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होती थी कि राजस्थान के गंगानगर जिले में कैसी खेती हो, क्या उगाया जाए, बीज की, तो वो कृषि विस्तार योजना आज लेकर सरकार ने बंद कर दी और प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ दी। उन कृषि विस्तार योजनाओं को वापस पुनर्जीवित किया जाए। दूसरी बात, तमाम जो योजनाएं है उसके अंदर डबल वो है, कुछ घोषणा कुछ है, छुपा हुआ कुछ है। आपने कहा ये कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए, हमने कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज किसके लिए बनने चाहिए? अभी हो रहा है कोल्ड स्टोरेज। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2019-20, हमारी खास खबर की खास पेशकश बजट 2019। हमारी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं किसान, ग्रामीण, मजदूर और जलवायु परिवर्तन को लेकर। अभी हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी सूरज सोनी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, पूरे दुनिया की चिंता इस वक्त जलवायु परिवर्तन है और उसके परिणाम तो क्या कहूं, बहुत जबरदस्त तरीके के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हर पोजीशन में अलार्मिंग स्टेज पे हम लोग हैं। सावधानी थोड़ी भी नहीं बरती तो मुझे लगता है कि मरने के लिए कोई दूसरे साधनों पर विचार नहीं करना पड़ेगा, हालात हमें मार देंगे। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कितनी नदियां सूख रहे हैं, कितने पानी के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो इस बजट में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति एक मंत्रालय तो बनाया है, तो नया मंत्रालय है, उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में कुछ ऐसा होगा कि जलवायु परिवर्तन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बजट ऐसा दिया जाए ताकि इस ओर, अभी तक कोई ज्यादा जलवायु परिवर्तन का जिक्र मैंने बजटों में सुना भी नहीं है कि आपके पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कुछ सरकार नियम बनाएगी या हम इतना पैसा देते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि अब की बार इस बजट में शामिल की जानी चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने ये।
योगेंद्र जी, आमतौर पे जो बजट सरकारों का रहता है उसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, श्रम, ये सब तमाम चीजें शामिल की जाती है और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये जो जल संरक्षण, ऐसे इश्यू है जिनके नाम पे आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियों को वोट नहीं मिलते और इसलिए ये जो अनछुए पहलू रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का मूड लग रहा है, क्योंकि वो जो मन की बात है उसमें भी मैंने 2-3 बार सुना कि वो जल संरक्षण की अपील लोगों से कर रहे हैं, 3 अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे भी 30 तारीख को। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में भी उन्होंने ये जोर दिया कि भाई हो सकता है कि हम इसको सांसद निधि को भी उपयोग करें जल के लिए और जल के जो साधन है उनको बढ़ाने के लिए। इसके बाद में कल उन्होंने अपनी जो पार्टी है वहां भी आह्वान किया कि प्रत्येक बूथ पे 5 पौधे लगाए जाए। तो उसको लेकर के हम आशान्वित है, हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर ये जो अनछुआ पहलू था, जल संरक्षण है, नदियां है, तालाब है, इनका जो है पुनर्निर्माण करवाना है और जलवायु परिवर्तन जो हमें डराता है, जो आपने चर्चा की योगेंद्र जी अभी, तो उसमें आप देखिए कि धरती का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री प्रति वर्ष बढ़ता हुआ जा रहा है और ये जो बढ़ता हुआ तापमान है, ये तापमान अपने साथ के अंदर धीरे धीरे जो भूजल जो है, भूगर्भ का जल है, उसको भी धीरे धीरे लुप्त कर रहा है। तो इससे लगता है कि जो पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आप देखिए कि 1% पानी जितना उपलब्ध है उसमें से मात्र 1% पानी पीने के काम आता है और वो भी हालात ये है कि हमको आत्मनिर्भरता की उपलब्धता नहीं है, हम वर्षा पर निर्भर हो रहे हैं, वर्षा का रेशियो लगातार कम होता जा रहा है। तो इसके साथ ही जिस तरीके से बातें सरकार द्वारा की जा रही है, तो हमको उम्मीद है कि इस बार जो बड़ा बजट आने वाला है उसमें एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नदियों तालाबों को जोड़ने में और जो पेड़ लगाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस होना चाहिए। और ये जो एक आशा भरी उम्मीद है पूरे पर्यावरण जगत के लिए और मानवीय जगत के लिए, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो उससे क्या है कि भूजल जो है स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर भी आता है और चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण के अंदर लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं जो डायरेक्ट रूप से इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करती है, उन पे प्रभाव पड़ता है। तो हम बड़ी आशा भरी नजरों से इस बजट की ओर देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वन और वन्य जीव जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। धर्मेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन और उससे की जो स्थितियां पैदा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन पर गवर्नमेंट ने पैसा एक निधि के रूप में तय किया था, तो उम्मीद है कि इस विकट परिस्थितियों में हालात जो बिगड़ रहे हैं और स्थितियां बन रही हैं, उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन का बजट में कोई ना कोई क्लोज होना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मैं एक बार आपके पास में आना चाहूंगा। इंटरिम बजट, इससे पहले और घोषणाएं जो अपने मैनिफेस्टो की हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि किसान संगठन बनाए जाएंगे 10,000 के करीब, किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है। एक बात तो वर्षों से किसान के माध्यम से भी उठाई जा रही है, नरेगा को एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ने के लिए, उसकी मैंने कहीं चर्चा तो सुनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। वर्षों से किसान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप नरेगा में जो पैसा दे रहे हैं वो किसान देने को तैयार है, आप इससे जोड़ दो, कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कृषि को एग्रीकल्चर से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब इसका यूटिलाइजेशन सही हो पाएगा, नरेगा को उसके साथ नरेगा को कृषि से एसोसिएट किया जाना चाहिए, उससे नरेगा का भी उपयोग भली प्रकार से हो पाएगा और कृषि है उसका भी भली प्रकार से उपयोग हो पाएगा। जो हमारा श्रम है, जो हमारे मजदूर हैं, उनका भी जो कार्य पद्धति है उसका लाभ हमें मिल पाएगा। अब सरकार कितना कर पाती है ये सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि पर्यावरण आज वैश्विक समस्या हो गई है। पिछले दिनों एक खबर आई कि एक मुल्क में महिलाओं ने इस विषय को लेकर प्रदर्शन किया कि वहां पर पर्यावरण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। लड़कियों ने कहा कि हम शादी ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का पर्यावरण हमें मौत के मुंह में धकेल रहा है, जो हमारी भावी पीढ़ी होगी हम उसको क्या देकर जाएंगे। तो ऐसे में दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान एक पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा देश माना जाता था, लेकिन हमने भी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जो हमारे घरेलू संस्कार हुआ करते थे उनको हमने छोड़ दिया है, उनको हमने तोड़ दिया है और हमें मानने लगे हैं कि पश्चिम
का पश्चिम के देश ही हमें उन्नति के नए सोपानों की ओर अग्रसर करेंगे। ऐसे में पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हमें घर से करनी होगी। हमें परिवार में संस्कार डालना होगा कि पेड़ का कितना महत्व है। क्योंकि यह जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं, मोदी जी ने अपने पहले बजट में जब जेटली पेश कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन का एजेंडा लेके आए थे। क्या वास्तव में अब की बार जलवायु परिवर्तन, उससे बिगड़ती स्थितियां, इसका कोई जिक्र हो सकता है अब की बार कि हाँ बिल्कुल इसके लिए हम बजट देते हैं? यूं तो देखिए नमामि गंगा योजना लेकर के आए, लेकिन अब जैसी होनी चाहिए थी, 5 साल का वक्त मिला था, और चले जो भी है लेकिन वक्त लग सकता है। और पर यह तो तय माना जाना चाहिए कि यह एक बड़ी समस्या है, और अगर बजट इस पर नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। और जैसे मैं किसानों की बात कर रहा था कि किसान सम्मान निधि की बात हम कर रहे थे, एक सोइल हेल्थ कार्ड जारी करने की बात थी, इसके प्रैक्टिकली जो चीजें हैं इस पे देखा जाना चाहिए। अगर आज सेंटर आप 200 को बढ़ा करके 400 कर देंगे, एमएसपी का जैसे भी हम जिक्र कर रहे थे कि एमएसपी बाजरे की अच्छी बढ़ाई और बहुत बड़ा जंप मिला, लेकिन खरीद कितनी? बाजरे जैसी चीज की 17% अगर खरीद होती है, नहीं पिछली बार की अगर खरीद ही नहीं हो रही है तो कितनी, फिर आप चाहे एमएसपी 4 गुना भी कर दो तो क्या फायदा है? किसान तो अभी वहीं पे उलझन में उलझा हुआ है ना कि उसकी क्रॉप जो आ रही है वो उसकी खरीद होगी। तो ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो आधारभूत ढांचे के रूप में विकसित की जा सके और कही जा सके कि हाँ किसान की हालत इससे सुधरेगी और तुरंत लागू किया जाएगा इसे। देखो, मेरा मत है कि पिछले 5 सालों में किसानों के क्षेत्र में कई सारे अच्छे कदम हुए हैं, जिसमें नीम कोटेड यूरिया हो, इसके साथ ही जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो नीम कोटेड यूरिया से पहले किसान का जो यूरिया जो जिस पर उसका हक होता था वो डायरेक्ट फैक्ट्री में चला जाता था, लेकिन नीम कोटेड यूरिया होने से उसमें स्थिति में बदलाव आया है। हालांकि उतना उसका फलदायक नहीं रहा जितनी कल्पना की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि नीम कोटेड यूरिया आने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया परिवर्तन आया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि खेती आज कहीं ना कहीं घाटे का सौदा बनकर उभर कर सामने आया है। तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हम करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार दुगनी होगी? क्या आज किसान की अनुमानित आय क्या है ये किसी को पता नहीं है, केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है। 6500 रुपए जो मासिक आय है, अब आप उसको 13,000 रुपए भी कर देंगे। 4 प्राणी उसके हैं, खुद किसान है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे, एवरेज एक इकाई के रूप में इसे माना गया है। तो कैसे तो उनकी परवरिश होगी, कैसे महंगे स्कूल जो चल रहे हैं, स्थिति कम से कम इतनी तो होगी कि हाँ वो अपना भविष्य को सिक्योर कर सके। क्योंकि आज एक बड़ी विडंबना है ये, अब इस ओर सरकार ध्यान दे। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, अगर घर के 3-4 लोग अगर उस फील्ड में हैं तो ये माना जाता है कि बिल्कुल ये तो साहब पुश्तैनी डॉक्टरी का काम है, पुश्तैनी पुलिस का काम है, उसमें जा रहे हैं। लेकिन आज किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसान बिल्कुल भी अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता है। तो इस किसानी को वापस से खड़ा किया जा सके, जिंदा रखा जा सके, सबसे बड़ी मूल समस्या तो यह है कि उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए। सरकार को कहीं न कहीं जितना ध्यान औद्योगिक घरानों की ओर दिया जाता है, उतना ही ध्यान जब तक किसानों की ओर नहीं दिया जाएगा, खेती किसानी जब तक सरकार के फोकस में नहीं आएंगे, तब तक हिंदुस्तान की तस्वीर में बदलाव नहीं आएगा। मेरा यह दृढ़ मत है कि आप हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं यदि आप क्राइम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि आप व्यवस्था में रोजगार चाहते हैं, तो यदि आप रोजगार देना चाहते हैं, यदि आप लोगों को 2 जून की रोटी देना चाहते हैं, यदि आप कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि किसान को आप मजबूत कर दीजिए। किसान की मजबूत करने के साथ ही जो उसकी उपज होती है उसको आप निर्धारित समयावधि में ले लीजिए, उसको उसका वाजिब दाम दे दीजिए। इतना ही यदि आपने कर दिया तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव आएगा। लेकिन आप ना तो किसान की फसल खरीद पाते हैं, ना उसको ठीक प्रकार से यूरिया दे पाते हैं, ना उसको बीज उपलब्ध हो पाते हैं, ना वो फसल जब तैयार होती है ना वो बिक पाती है। यदि मौसम ने दगा दे दिया तो जो फसल चौपट है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद उसको मुआवजा मिलता है, मुआवजा किस रूप में मिलता है, उसका आकलन किस पद्धति से होता है, किस तरह के लोग करते हैं, इस पर आज तक भी गहरा कुआसा छाया हुआ है कि न जाने किस पद्धति से उसका वो मूल्यांकन करके किसान को होने को। मैं धर्मवीर जी वापस लौटूंगा, मैं फूलचंद जी के पास में जाना चाहूंगा। फूलचंद जी, ये बड़ी बात है कि एक तो चलिए ये दावा किया जाता है, पर उसका फर्क भी पड़ा होगा। सीआरएफ के नॉर्म्स में
फसल खराबा पहले 50% था, उसे घटा के 33% कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आए दिन ये बात देखता हूं कि इंश्योरेंस की पेचीदगियां जो है वो अभी भी दुरुस्त नहीं हुई है। किसान को 17 के अंदर ओले गिरे या फ्लड आया, उसकी वजह से उसकी फसल चौपट हुई है। बहुत सारी जगह अभी भी उनको इंतजार है, 19 आ गया अब तो इस स्थिति पे बजट में कुछ हो कि टाइम पीरियड कि इतने दिन में इस काम का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। क्योंकि बजट देखिए, बजट है, बजट में अनाउंसमेंट जब आप स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कानून का उसमें जिक्र कर सकते हैं तो किसान की स्थिति के लिए भी जिक्र किया जा सकता है, मजदूर के हालात के लिए भी किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात तो की गई है कि उनके बच्चों की परवरिश, उनकी मैरिज के लिए कुछ मॉडल भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहीं वो पैसा लैप्स तो नहीं हो रहा है राज्यों में, इसकी मॉनिटरिंग का कुछ है स्थिति जिससे ये आ सके कहां सीधा फायदा मिल रहा है? देखो, इनकी सबसे बड़ी मॉनिटरिंग तो ये रहती है कि इंश्योरेंस कंपनियों को पैसे कैसे पहुंचाया जाए, बिना किसान की सहमति से उसके खाते से तुरंत पैसे काट के उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। और जब किसान का नुकसान होता है तो उसकी केवल बयानबाजियां होती हैं। जब से प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू हुई है और ये रेशा घटाया 33% पे आया है, गांव को इकाई मानी गई है, उसके बाद में किसान को आज तक मुझे तो ये पता नहीं चला कि कितना मुआवजा उसके घर तक या उसके खाते तक पहुंच गया, उसके जेब से बिल्कुल पैसा गया। अब जब तक उस चीज को जन जागरण के तहत उस क्लेम लेने के लिए उस किसान को अवगत नहीं कराया, और क्यों नहीं कराया? क्योंकि अभी तक उन इंश्योरेंस कंपनियों की तिजोरियां बढ़ने का ही काम हमने किया और किसान उस चीज को समझ नहीं पाया कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अब से 6 महीने पहले तक तो उसको ये पता नहीं था कि मैं कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मेरा लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूं, कमियों को आप बहुत अच्छे से बारीकी से पहचान रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश यही करूंगा कि हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस की पेचीदगियां दूर हो, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हाथ में लिया जाए और वो बजट में भी होना चाहिए कि अगर जब इतना रकबा का नुकसान हो रहा है या इतना अगर उसका मूल्य का वापस रिटर्न बनता है इंश्योरेंस के माध्यम से तो एक टाइम पीरियड हो, ऐसा नहीं हो कि पीढ़ियों तक जारी होता रहे, ये नहीं होना चाहिए। उसमें बॉन्ड में अगर इंश्योरेंस कर रही है तो उसमें ये बॉन्ड भी होना चाहिए कि नुकसान होते 15 दिन या 20 दिन में उसका मुआवजा फिक्स उसके खाते में चला जाना चाहिए। और उसकी स्वतंत्र एजेंसी, इन्होंने तो ये कहा था कि हमारा ड्रोन होगा जो उसका आंकलन करेगा, वो ड्रोन मेरे को खेतों में दिखे और उसका आंकलन करके वो तय कर दे कि इतना मुआवजा फला किसान को फला दिन तक मिल जाएगा। ये तय करनी चाहिए इस बजट में। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पर्यावरण की बात, पहले सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, पर पेड़ पौधे लगाओगे जब जब पानी की आप पूर्ति करोगे, और पानी की पूर्ति करके और नरेगा को कृषि के साथ जोड़ के अगर किसान से जोड़ देते हो तो मैं ये दावा करता हूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान का किसान उस पर्यावरण को दुरुस्त करने में सबसे आगे रहेगा। क्योंकि जब जब हिंदुस्तान के किसान को जो जो चीज राष्ट्र ने मांगा है वो उसको चौगुना करके दिया है। जैसे एक बार अन्न की कमी थी, इसे देश के किसान से मांगा गया, आज अन्न का इतना भंडार है कि आज उस भंडार की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके वाजिब दाम उसको नहीं मिल रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि इस कृषि बजट में ज्यादा से ज्यादा फोकस अगर कहीं दिया जाए तो किसान पे दिया जाए, जो उसको वो लागू करके किसान को मजबूत किया। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार वापस। कुछ ऐसे हमारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, चाहे एजुकेशन के सेक्टर की बात हो, किसान और मजदूर के लिए, चाहे एक छात्रवृत्ति की बात हो, या फिर स्कूल कॉलेज में एक दाखिले में इतना बेनिफिट मिल सकता है, यूनिवर्सिटी में इतना बेनिफिट मिल सकता है, रोजगार के अवसर जो हैं उनमें अगर कोई सर्टिफिकेट देता है कि वास्तव में ऐसा किसान है, उसको राहत मिल सके। कुछ ऐसी चीजें हों कि हाँ, क्योंकि बात स्थिति सुधारने की है। बजट का मतलब अब यही है कि जिस वर्ग को हम देना चाहते हैं उसकी स्थिति सुधरे भी और ये महसूस होना चाहिए। क्योंकि एक बार फिर जैसे अभी जिक्र कर रहे थे रामपाल जी कि अरुण जेटली जी ने कहा था, ये बात सही है, अगर आपकी जेब में पैसा आता है तो मार्केट में आता है, मार्केट में पैसा आता है तो आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ये तो बिल्कुल सत्य है। इकोनॉमिक्स की एक आप कहें कि एक थ्योरी भी है। तो कुछ ऐसा है कि किसान वर्ग के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ ऐसी चीज हो ताकि उसके भविष्य को सिक्योर किया जा सके। देखो योगेंद्र जी, किसान की जितनी दयनीय स्थिति है, समाज में किसी की भी इतनी दयनीय स्थिति नहीं है। क्योंकि किसान आत्महत्या लगातार कर रहा है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन किसान बड़ा
शांत प्राणी होता है, वो किसी प्रकार के आंदोलन में विश्वास नहीं करता। आप कई बार देख भी रहे हैं कि सरकार से किसी प्रकार का मुआवजा लेना हो तो जबरदस्त आंदोलन करना पड़ता है, सड़क रोक दीजिए, टेप पटरी उखाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, तब उनको सरकार जागती है और उनको तुरंत देती है। ये आप देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर ली, उसकी मजबूरी होगी, कई बार हो जाता है, लेकिन उसके बच्चों का उसके बाद क्या होगा उसके बारे में किसी प्रकार की सरकार की कोई नीति नहीं होती। होना यह चाहिए कि यदि आत्महत्या तो होनी ही नहीं चाहिए, बाय द वे यदि हो भी गई तो उसके बच्चों को फ्री स्कूल शिक्षा इनको देना चाहिए, उनको आर्थिक स्थिति के रूप में उसको हर महीने का मानदेय कुछ फिक्स कर देना चाहिए। और इस प्रकार से आप बता रहे हैं, जैसे निचले स्तर पर भी देख लीजिए आप, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या इस प्रकार के कॉमर्शियल जो संस्थान हैं, उनमें भी किसान के लिए कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उसका परसेंटेज हो और उस परसेंटेज से वो वहां से आके और अपनी शिक्षा ग्रहण करे। क्योंकि किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है, उसको एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन बच्चे वहां पिछड़ जाते हैं आके। क्योंकि आप देखते हैं कि शहर के बच्चे 99% आ रहे हैं और गांव का बच्चा उस प्रकार को अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। इसलिए उस गांव में इस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिले, उसके लिए इनको इस प्रकार के बजट में कोई नीति रखनी चाहिए कि यहाँ ये संस्थान, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले खोली गई, अपने यहाँ जोबनेर में भी है, चिमनपुरा में भी है, लेकिन इस प्रकार वो उनके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब नहीं खुल रही है, एग्रीकल्चर के रिसर्च सेंटर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नीति किसान के लिए लागू हो, उसके बाद ही कुछ किसान की स्थिति सुधर सकती है, वरना मुझे लगता नहीं किसान की स्थिति सुधरने में कोई। मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल जी, राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों की एक समन्वय समिति भी है, निश्चित रूप से बजट पे भी चर्चाएं होती होंगी, किसान की स्थिति को लेकर के ही आप लोग चर्चा करते हैं, पूरे देश भर के किसान आपस में आप लोग मिले हुए हैं। माफ करेगा, हमेशा बजट से पहले एडवाइजरी कमिटीज की बैठक होती है। एग्रीकल्चर में कुछ साथियों से जानकारी है कि जो डिमांड्स की जा रही हो, वर्षों से की जा रही हो, लेकिन अभी तक भी बजट में उसे शामिल नहीं किया गया। योगेंद्र जी, आरंभ से एक आग्रह रहा किसान वर्ग का जी कि भाई एक बार प्रयोग करके देख लो, भारत सरकार के एक बजट में कृषि को और किसान को प्राथमिकता दे दो, भारत का चित्र ही बदल जाएगा। अभी तो किसान के और कृषि के नाम पर बजट में दिया जाता है 2%, 3%, 4% और जनसंख्या 75%। तो आप तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक बार बजट दे दो कृषि को और किसान को, फिर देखो हिंदुस्तान बनता है नंबर 1। और इसके लिए मैं लेकिन रामपाल जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए हर वर्ग की अपनी डिमांड्स होती हैं, ये बात सही है, व्यापारी अपनी चीजों को चाहता है, मजदूर अपनी चीजों को चाहता है, किसान अपने को, विद्यार्थी अपने को, हर चीज संभव नहीं हो पाती है। लेकिन अगर पूरा बजट दिया भी जाता है, 70% बजट दिया भी जाता है, तो तस्वीर बदलने की, क्योंकि मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें किसान भी जाते हैं, आपके समन्वय समिति के लोग भी जाते होंगे, आप कह रहे हैं कि वर्षों से डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन और भी तबके, हमारे क्या यूनियन गवर्नमेंट है, हर तबके को साथ लेके चलना, उसे खुश भी करना, वोटों की फसल भी काटनी है, तो ये सारी चीजें कैसे संभव है कि एक ही वर्ग को पूरा बजट समर्पित किया जा सकता है? योगेंद्र जी, भारत सरकार के जितनी भी नीतियां हैं उन सब में उन्होंने कहा है कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो यदि रीढ़ को नहीं संभालोगे तो आप संभालोगे, एक अंगुली को तो उसकी चिंता करो, अंगुली की चिंता करने से शरीर टिकेगा नहीं। इसलिए इस देश को यदि टिकाना है तो विद्यार्थी क्या मांग करता है, मजदूर क्या मांग करता है, शहर वाला क्या मांग करता है, व्यापारी क्या मांग करता है, वो तो करे बेचारे, उनको कोई मना नहीं, लेकिन आप उसमें आनुपातिक आवंटन बजट का उसको देखो जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था सर्वाइव करे, उस पर ध्यान दो। इसलिए कौन क्या कहता है तो लोकतंत्र हमेशा कहते रहेंगे, हमेशा चलता रहेगा, उनके कहने की बात नहीं, और उनकी जो उचित मांग वो माननी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करनी है तो पूरे बजट को होना पड़ेगा किसान और कृषि केंद्रित बजट। और इस कारण से जो लगातार मांग करते हैं और हमने मांग करते हैं, ये तो आज जो पार्टी शासन में है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब तक वो सत्ता में नहीं आए तब तक लगातार बोलते थे हम सत्ता में आए तो कृषि का बजट,
अलग से हम पेश करेंगे, लगातार बोले हैं। राजनाथ सिंह जी के कई बार बोले हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लगातार वो बोले। मैंने भी एक इंटरव्यू किया था उनका, तो उसमें कहा था कि मेरी दिल की तमन्ना है कि कृषि का अलग से बजट हो, क्योंकि रेलवे के बजट की कोई पहले परंपरा नहीं थी, बाद में इसे शामिल किया गया, लेकिन कृषि प्रधान भारत है, इसका बजट अलग से आना चाहिए। हो सकता है राजनाथ सिंह जी की अपनी मजबूरी हो, अपने सुझाव दे पाते हो। ये बात सत्य कह रहे हैं आप कि कई बार इस बात का जिक्र राजनाथ सिंह जी ने किया है कि ये शामिल किया जाना चाहिए, भाजपा के एजेंडे में रहेगा। तो बात तो सही है, अगर रेलवे की तरह अगर अलग से बजट एग्रीकल्चर का आता है तो मुझे लगता है कि सब पहलुओं को छुआ जा सकता है। मैं एक बार फिर संजय माधव जी के पास में जाना चाहूंगा। संजय जी, क्या वास्तव में वक्त आ गया है कि अब एग्रीकल्चर बजट आना चाहिए? रेलवे का आपने बजट मर्ज कर दिया, क्योंकि पहले भी मर्ज था, वापस से शुरू किया था और फिर एक बार उसे बंद कर दिया है। क्या वक्त है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अब की बार नहीं तो अगला या उससे अगला कृषि आधारित बजट हो, कृषि का बजट अलग से हो? ना, बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो। देश की जो बड़ी आबादी इस पर डिपेंड करती है, उस खेती पर अगर अलग से बजट हो तो निश्चित रूप से देश की खेती किसानी किसानों के लिए एक अच्छा हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और इसमें कहूँ, देवेंद्र जी हो भी, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की आपने जिक्र किया समन्वय समिति का, पूरे देश के 100 से ज्यादा संगठनों ने इकट्ठा होकर के समन्वय समिति मंगाई। उसकी एक दो मांगों पर पूर्ण आम सहमति थी किसानों की, कि दो मांगें उन्होंने की थी सरकार से, लगातार पिछले सालों में भी की और अभी इस बजट के मौके पर वापस दोहराना चाहता हूं। एक तो संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ जो है, क्योंकि ये मानना है कि किसानों का जो कर्जा है वो पिछले सरकारों की नीतियां हैं जो है, उन नीतियों की मार से किसान कर्जदार हुआ है। एक तो एक बार, कम से कम एक बार किसान संपूर्ण कर्जा किसानों को माफ करे। दूसरा, एक कानून ऐसा बनाए, बजट में प्रावधान करे कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना भाव, हर फसल का जो पैदा करता है किसान, उसको उसकी लागत का सारा खर्चा जोड़ के उसका 1.5 गुना उसको मिलेगा। ये दो मांगे सरकार पूरी करते, किसानों की लगभग आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। असली बात यह है कि किसान के जो खेती पर लागत है वो सरकार की नीतियों से बढ़ गई। सरकार ने तमाम जो खर्चे, जो सब्सिडियां थी, जो भी खेती में काम आने वाली चीजें, खाद, बीज, बिजली, डीजल, उन सब पर जो है वो लागत आज बढ़ गई और जो किसान को जो भाव मिलता। दूसरी बात, जो दाऊदाबाद की आर्थिक नीतियों से हुआ, बाहर से जो सामान कृषि उत्पाद आते थे, अभी जो ब्राजील की सरकार है वो अपने किसानों को $5,281 अमेरिकन डॉलर का सहायता दे रही है। अमेरिका के, यूरोप के अंदर से 5% लोग खेती पर निर्भर है, वहां की सरकार जो अरबों खरबों डॉलर का किसानों को सहायता दे रही है। तो एक तरफ तो वो विकसित देश है जो बहुत हमसे आगे है और उनकी सरकारें एग्रीकल्चर पर जो है अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। दूसरा, हमारा देश है जो विकासशील देश है, जहां पर खेती किसानी पर लगभग 70% लोग निर्भर है। किसानों की हालत बड़ी खराब है। किसानों के अंदर भी बहुत सारे संवर्ग हैं। एक तो बहुत बड़े भूस्वामी किसान है जो खेत में कभी जाते नहीं है, एक तो वो है, उनके लिए खेती अभी भी घाटे का सौदा नहीं, उनके लिए खेती आज भी मुनाफे का सौदा है। वो खेती के माध्यम से व्यापार भी कर रहे हैं, वो उन्होंने पेट्रोल पंप भी खोल रखे हैं, उनके खुद के फार्म हाउस भी है, ऐसे ऐसे किसान भी है। लेकिन जो आम किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, छोटा किसान है, भूमिहीन किसान है, उनकी हालत जो है सुधारने के लिए वो अभी बहुत सी नई नई विकृतियां इन नीतियों से पैदा हुई है। उन्हें सरकार चिन्हित करे, उनकी पहचान करे और बजट के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास करे। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं एक मिनट का वक्त सूरज सोनी जी को देना चाहूंगा। सूरज जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि स्थितियां बदल रही हैं और मैनिफेस्टो का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस मैनिफेस्टो में शामिल किया है बीजेपी ने कुछ ऐसी चीजें पर्यावरण से जुड़ी हो, एनजीटी इस पर सक्रिय है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में तुरंत रिलीफ के लिए दी जानी चाहिए। रिलीफ मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति को जरूर रिलीफ मिलेगा। चाहे वनों के काटने की बात हो, नदियों को एनक्रोचमेंट उस पर गौर करें, क्योंकि ये तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो आज हम देख रहे हैं वॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको रोकने का बजट हो, कुछ चीजें लेके आए। नमामि गंगे आ सकती है तो दूसरी चीजों को भी लेके आना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पे। जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने सड़कों के बाद में नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था उसको प्रभावी ढंग से काम करने का वादा किया था और उस पर काम चल भी रहा था। बीच में जो भी कारण रहे वो रुके। तो इस बजट में उम्मीद करते हैं कि नदियों के जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था उस पर तेजी से काम किया जाए। दूसरा, ऐसे क्षेत्र है जहां राजस्थान के अंदर भी है और उत्तरी भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जिनके अंदर बहुत ज्यादा वर्षा की कमी रहती है और नदियों के पानी की, नहरों के पानी की आवश्यकता है। तो वहां पर जो पानी लाने की योजनाएं थी
बहुत से राज्यों में उनकी डीपीसी बनी हुई है, लेकिन बजट के बाद में समय का अभाव है, समय का मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। तो कुल मिलाकर के हमने चर्चा की एग्रीकल्चर, मजदूर और जलवायु परिवर्तन की जो पेचीदगियां हैं उनको छूने की कोशिश की है। उम्मीद तो यही की जा रही है तमाम जो लोग बैठे हैं कि अभी तो चलिए आप बजट तैयार कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की चिंताओं को देखते हुए एग्रीकल्चर आधारित बजट हो या फिर कृषि का बजट अलग से होना चाहिए। देखिए सरकार कितना गौर करती है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी वास्तव में सही है कि कई बार इस बात का जिक्र किया कि हम सत्ता में आएंगे तो इसका बजट जरूर लाएंगे। खैर चलिए, अभी उम्मीद काफी है, लेकिन देखते हैं कि किसान, कृषि, मजदूर, गरीब इसके लिए आता क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की सीरीज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।